Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of May 2022। 17 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना ना भूला करें। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका रिप्लाई तो आप कर ही सकते हैं। सो डू दीज टू थिंग्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का आइडिया सबसे पहली बार किसने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट इज एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन मेनार्ड कीन्स या अल्फ्रेड मार्शल। तो आपको बताना है कि किसने सबसे पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग का आइडिया दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आपको बताना है कि क्या इनमें से मतलब जो टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, क्या कहलाते हैं? ए वर्किंग कैपिटल, बी फिजिकल कैपिटल, सी लेबर कैपिटल या डी फिक्स्ड कैपिटल। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इनमें से कौन सी कैटेगरीज जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूडेड है? फर्स्ट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट, सेकंड इज हाउसिंग, थर्ड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ इज रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको बताना है कि करेक्ट कोड क्या है। 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3 4। एक एक करके आंसर्स आप मुझे जरूर देंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी मैं आंसर्स बताऊंगा तो आप उसको मैच करके बताइए कि कितने आंसर्स आपने सही किए। पहला सवाल मैंने पूछा था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का आपको बताना है कि आइडिया पहली बार किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स। सी विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहलाती है? जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, आपने सब फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहला रहे हैं? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड फिक्स्ड बिकॉज दे आर नॉट कंज्यूम्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और सर्विस बट हैव अ रीयूजेबल वैल्यू। तो इनकी रीयूजेबल वैल्यू होती है, ये एक बार प्रोड्यूस करने पर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, बार बार इनको यूज किया जा सकता है, इसलिए ये रीयूजेबल वैल्यू के कारण वो कहलाते हैं। फिर तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो ये चारों ही आते हैं। 1 2 3 4 विल बी द आंसर। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दूं। एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है और कुछ और भी है। ठीक है ना? तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी ओवरकम। आपको बताना है कि हायर एजुकेशन के चैलेंजेस क्या है इंडिया में और किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन पूरा आपका ही है, आप जो चाहे उसमें लिखिए, जितने पॉइंट आप देना चाहें वो पॉइंट आप दीजिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को। सबसे पहली न्यूज़ फ्रंट पेज की, स्ट्रॉन्गर इंडिया नेपाल टाइज अमेस्ट फॉर फेसिंग द इमर्जिंग चैलेंजेस। अब प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि लुम्बिनी गए हैं, है ना, गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली रही है वहाँ पे गए हैं, एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू वू द नेपालीज एंड ट्राइंग टू इंक्रीज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, है ना। मैं आपको आज पूरी डिटेल्स दूंगा इंडिया एंड नेपाल के रिलेशनशिप की। आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट एज वेल, है ना। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी आपको पता है बर्थ प्लेस है हमारे इंडिया में। गौतम बुद्ध ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, चाहे उनका फर्स्ट सरमन हो सारनाथ का, चाहे उनका महाबोधि जो ये बोध गया में जो जहाँ पे उनको मिला एनलाइटनमेंट मिला उनको। फिर कुशीनगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे महापरिनिर्वाण की जो जगह है कुशीनगर, है ना। दे आर ऑल रिलेटेड विद इंडिया एज वेल। तो इंडिया नेपाल के टाइज जो हैं वो कल्चरल है, काफ़ी कल्चरल हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, काफ़ी ओल्ड टाइम मेमोरियल्स ये रिलेशनशिप्स रहे हैं, इनको हमको बढ़ाना और ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ जो फैक्ट्स इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के हैं। पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर है वो लगभग 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है। 5 स्टेट्स इंडिया के हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये लिख लीजिए।
5 स्टेट्स जो कि इंडिया के नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, दीज आर द 5 स्टेट्स दैट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो देखो दोनों कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 17 जून 1947 17 जून 1947 को स्टार्ट हुए थे। ठीक है ना, इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप हैं वो दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 17 जून 1947 में स्टार्ट हुए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा कि जैसे दोनों कंट्रीज के जो रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल भी रिलेशनशिप है, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है, कल्चरल रिलेशनशिप है, डिफेंस के लिए है, एंटी टेररिज्म के लिए है ना, तो बायलैटरल रिलेशंस हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी है। 2015 में आपको याद होगा कि मैसिव अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उसके बाद इंडिया ही था जिसने कि हेल्पिंग हैंड दिया था फॉर द रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग एफर्ट्स ऑफ द नेपालीज, वहां पे काफी हमने मदद की थी। फिर इंडिया कोऑपरेशन जो था, इंडियन कोऑपरेशन नेपाल के साथ, वो 1952 से स्टार्ट हो गया था। 47 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना लिए और 52 में वहां पे गौचरण एयर स्ट्रिप बन रही थी, गौचरण में एयर स्ट्रिप बन रही थी, वहां 1952 से हमने फिर हेल्प करना, एक्चुअल हेल्प करना शुरू किया और जो भी नीड रही उसके बाद से नेपालीज की, नेपाल गवर्नमेंट की, नेपाल के लोगों की, वो हम पूरा करने में कभी हिचकिचाए नहीं, दैट इज अ थिंग। एंड चाहे बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस हो जो कि धारण में है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर बीर हॉस्पिटल काठमांडू में है, मनमोहन मेमोरियल पॉलिटेक्निक विराटनगर में है, ये कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया ने कंप्लीट किए, इंडियन असिस्टेंस से कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रेड ट्रांजिट भी इंडिया नेपाल का काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल एंड इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ट्रांजिट फैसिलिटी टू नेपाल फॉर अ थर्ड कंट्री ट्रेड एज वेल। हमारे यहाँ के प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब ने इन्वेस्ट किया है नेपाल में। इसके अलावा नेपाल और इंडिया की जॉइंट टेक्निकल कमेटी जो है वो 1981 में बनाई गई थी एंड ये बेसिकली क्या काम करती है, इंडिया नेपाल के बीच का जो बाउंड्री है उसको मैप करने का काम करती है। इसके अलावा बाउंड्री वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था 2014 में, है ना। इंडिया नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट भी है, काला पानी डिस्प्यूट, ये भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, दैट इज द काला पानी डिस्प्यूट, बहुत फेमस डिस्प्यूट है काला पानी डिस्प्यूट, वो भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इंडिया और नेपाल जो है वो सार्क में, बिम्स्टेक में, BBIN में, इन सब जगह पे वो ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्वीडन नाउ मेक्स अ नेटो बिड ऑफिशियल सेज इंटरिंग इनटू अ न्यू एरा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे एक दिन फिनलैंड ने किया, अगले दिन स्वीडन ने किया है। दे हैव नाउ मेड इट ऑफिशियल दैट दे वांट टू ज्वाइन द नेटो। ऑलरेडी रशिया ने मना किया था कि मत करो, ऐसी गलती मत करो, but now both of them have applied into the membership for NATO. They have been very vocal for that, काफ़ी vocally उन्होंने कहा है। Sweden and Finland both have expressed the desire to act in lockstep on NATO membership. NATO membership में वो दोनों चाहते हैं। एंड स्वीडन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मैग्डालेना एंडरसन, उन्होंने स्टॉकहोम में मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि नाउ वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस US लेड नेटो, है ना, यूनाइटेड, ये कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा मैप देखें, लेट मी शो यू दिस मैप, अगर आप ये मैप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रशिया, दिस इज द पोर्शन ऑफ रशिया एंड रशिया के साथ ये बॉर्डर में ये यहाँ पे ये नॉर्वे है। दिस ये जो क्रीम कलर का पोर्शन है ना, क्रीम कलर का पोर्शन, ये अब ये सारे ही क्रीम कलर के हैं, नहीं ये थोड़ा आपका सैफरन कलर का है, दिस इज आई थिंक सैफरन कलर। ये जो सैफरन कलर टाइप का जो पोर्शन है, आई एम नॉट वेरी गुड एट कलर्स, ये क्या कलर्स में तो बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं, इसको देख लेना जो भी है। ये आपका रशिया के साथ नॉर्वे टच कर रहा है, दिस इज द पार्ट विच इज टचिंग द नॉर्वे, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे ये दूसरा जो बिल्कुल इसको पर्ल क्या बोलते हैं कलर, ये भी आपका, ये आपका आई थिंक दिस इज फिनलैंड पोर्शन। फिनलैंड देखो डायरेक्ट बॉर्डर टच कर रहा है, इसको याद रखिएगा, फिनलैंड जो है वो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है। ये रुको, लेट मी शो यू दैट। फिनलैंड आपका जो है वो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, रशिया के साथ। रशिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर फिनलैंड का है और नॉर्वे का भी है ऊपर मैंने आपको, लेकिन स्वीडन का डायरेक्ट लैंड बॉर्डर रशिया के साथ नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं। रशिया के साथ स्वीडन का डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर है, दे हैव अ मैरीटाइम बॉर्डर विद दैट, ठीक है ना। ये आपका स्वीडन वाला पोर्शन है। स्वीडन की कैपिटल देखो यहाँ पे स्टॉकहोम है
देखो क्या हो सकता है इस बार क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज करो, आपको हेलसिंकी दे सकते हैं, वो हेलसिंकी दे देंगे, स्टॉकहोम दे देंगे, है ना, फिर रशियन कैपिटल दे देंगे। तो इस तरीके से देखो, तो देखो सबसे ऊपर यहाँ पे हेलसिंकी ऊपर है, फिर उसके नीचे यहाँ पे आपका ये ओस्लो आता है, ओस्लो आपका इसके नीचे आता है, फिर इसके नीचे स्टॉकहोम आता है। तो अगर आपसे सपोज करो पूछ लें हेलसिंकी, ओस्लो और स्टॉकहोम में, तो HOS याद रखना, हेलसिंकी सबसे ऊपर, ओस्लो बीच में, स्टॉकहोम नीचे, ठीक है ना, HOS याद रखना। और कोपेनहेगन और नीचे है ना, तो इसको याद रखिएगा HOSC, हेलसिंकी, ओस्लो, स्टॉकहोम और कोपेनहेगन। तो ये जो आपके नॉर्डिक नेशंस हैं उनकी कैपिटल का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है। कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये भी याद रखेगा। फिर जैसे यहाँ पे ये आपका ये स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स हैं, इसमें आपको याद रखना, जैसे एस्टोनिया हो गया, यहाँ पे आपका लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। ये नॉर्थ टू साउथ कैसे याद रखेगा, ये भी देख लीजिएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना, तो ये भी आपको पार्ट याद रख सकते हैं। फिर रशिया का आपको पता ही है, सेंट पीटर्सबर्ग वाला पोर्शन यहाँ पे दिख ही रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, लेकिन आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल जो आपका है, ये आपका आई थिंक जो वाला पार्ट है आर्कटिक सर्कल वाला पार्ट, 66.5 डिग्री, 66.5, वो आपका देखो ये आपका नॉर्वे से भी निकलता है, फिनलैंड से भी निकलता है, स्वीडन से भी निकलता है, और ये रशिया से भी निकलता है। तो आर्कटिक सर्कल याद रखिएगा, चारों से निकलता है ना। तो ये दिस इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर आपका ये थोड़ा मैप है, नॉर्वेजियन सी है, ये नॉर्वे के इधर नॉर्वेजियन सी है ना, तो ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है, जो कि यहाँ पे ये वाले पोर्शन में गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पर आपका ये फिनलैंड वाला पोर्शन आता है, दिस इज द स्वीडन वाला पोर्शन, दोनों के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो दिस इज द मैप विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है, केरला डिड नथिंग फॉर द एंडोसल्फान विक्टिम्स। थोड़ा सा मैं इस कहानी को आपको बता दूं। देखो क्या होता था कि एंडोसल्फान का जो यूज़ है वो केरला में किया जाता था, लगभग 20 साल उसका यूज़ किया गया। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एंडोसल्फान को पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया गया। वहाँ पे कैश्यू प्लांटेशन होता है, तो याद रखिएगा कैश्यू प्लांटेशन जो है, यानी कि काजू की जो खेती है, वो होती थी कहाँ पर, आपके कासरगोड या केरला वाले रीजन में, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ करते थे एंडोसल्फान का। बाद में एंडोसल्फान के बारे में रिसर्च की गई, पता चला कि एंडोसल्फान से तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। फिर स्टडी किया गया एरिया को, तो पता चला कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बीमार पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे फ्रॉक्स और ये सब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो गायब हो चुके हैं। तो ये काफ़ी स्टडीज़ की करने के बाद ये पता चला कि जो एरियल स्प्रेइंग की जा रही थी और जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा था, उस कारण से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। 1976 से लगभग कासरगोड में एंडोसल्फान का यूज़ चल रहा था। तब इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने एंडोसल्फान का यूज़ 2005 में बैन कर दिया, लेकिन बाद में लोग 2011 तक इसको यूज़ करते रहे। बाद में स्टॉकहोम कन्वेंशन जो POPs के ऊपर है, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ऑलरेडी देयर इज अ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POPs, उसमें फिर 2011 में एंडोसल्फान को बैन किया गया। 2011 में फिर एंडोसल्फान को बैन किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया जिसने ये कहा कि आप ये मेक श्योर करें कि एंडोसल्फान का यूज़ पहले तो 2 साल के अंतर्गत बैन हो जाए, बंद हो जाए एंडोसल्फान का पूरा यूज़, प्लस दूसरी चीज़ की जो लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट भी मिले जिनके साथ नुकसान हुआ है। बट वही चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केरला गवर्नमेंट को, भैया आपने वर्चुअली यू हैव डन नथिंग फॉर द एंडोसल्फान पेस्टिसाइड एक्सपोजर विक्टिम्स, जो विक्टिम्स थे उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। एंड दिस इज द थिंग विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली सेड। एंड ये जो कहानी थी एंडोसल्फान की वो मैंने आपको बताई। आई होप ये थोड़ा सा आपको याद रहेगा। फैक्ट्स जो बेसिक मैंने बताई वो आप दिमाग में बैठा के रखिएगा अपने, है ना। तो यही क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि एंडोसल्फान किस खेती में यूज़ हो रहा था, तो वहाँ कैश्यू प्लांटेशन हो रहा था। तो इस तरीके की चीज़ अगर आपसे पूछे तो याद रखेगा। अब देखो एक्सप्लेनर पार्ट में यहाँ पे आज रेपो रेट के ऊपर आया है। देखो रेपो रेट तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर बताता हूँ। रेपो रेट इज द वन ऑफ सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय RBI फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। देखो सबसे पहली बात तो मैंने आपको कई बार बताया है कि 2 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। देयर इज अ फिस्कल पॉलिसी एंड देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो RBI गवर्न करता है, और आपका जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होता है। गवर्नमेंट जब पैसा लेता देता जो भी है वो फिस्कल के अंदर आता है, लेकिन मॉनेटरी कम्स अंडर द RBI। अब RBI जब ये मॉनेटरी पॉलिसी करता है, इसका मेन एम 2 रहते हैं। एक तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, और दूसरा आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। एक्चुअली मनी सप्लाई के कंट्रोल के थ्रू ही वो इन्फ्लेशन को मॉनिटर करता है, ठीक है ना।
तो अब ये जो काम आरबीआई कर रहा है, ये आरबीआई कैसे करता है, दो तरीके से। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है ना, क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है ना। जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या हो जाता है, ये आपका रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब आते हैं। तो अब क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आ गया, क्वांटिटेटिव में क्या क्या आ गया, आपका सीआरआर आ गया, एसएलआर आ गया, आपका रेपो रेट आ गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर क्वालिटेटिव में आपके क्या क्या आ गया, क्वालिटेटिव में आपका जैसे मोरल सुएशन आ गया, मोरल सुएशन, लोन टू वैल्यू, है ना, क्रेडिट रेशनिंग, ये सारी चीज़ें आपका क्वालिटेटिव में आ गया। अब क्वांटिटेटिव में रेपो रेट जो है, रेपो रेट बेसिकली क्या, कौन सा रेट होता है, जैसा कि आरबीआई डिफाइन करता है रेपो रेट को, इट इज द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच इट प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब है कि जैसे ये बैंक हो गए, बैंक 1, बैंक 2 हो गए, बैंक 3 हो गए, B1, B2, B3, तो ये आरबीआई यहाँ पे आपका है। आरबीआई से जब ये लोग पैसा लेंगे, आरबीआई से पैसा लेंगे ओवरनाइट, मतलब बहुत कम, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, ओवरनाइट एक दिन के लिए, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, तो ये रेपो रेट पे लेंगे, ठीक है ना। दे विल टेक द मनी फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट, ठीक है ना, रेपो रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, रेपो रेट, एंड दैट इज व्हाट। एंड दूसरी चीज कि जब ये लेंगे तो ये कोलैटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कोई अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रखेंगे, दे विल बी पुटिंग दैट इनटू दैट सिक्योरिटी एज वेल, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब जैसे देखो रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है, क्यों आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट को बढ़ाने का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है, रेपो रेट को बढ़ाने से वो क्रेडिट को महंगा कर रहे हैं, कुल मिलाकर के क्रेडिट। अब चूंकि बैंक्स जो हैं, बैंक्स लोन ले रहे हैं किससे, आरबीआई से ओवरनाइट, अब वो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, है ना, क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज हो गया है। तो अगर पहले सपोज करो 4% पे मिल रहा था, अर्लियर दे वर गेटिंग द लोन एट 4%, नाउ दे विल गेट एट 4.4%, तो हर 100 रुपए पे उनको लगभग 4.40 रुपए देने पड़ रहे हैं ना, 4.40 रुपीज देने पड़ रहे हैं, जहां पहले केवल 4 रुपए देने पड़ रहे थे हर 100 रुपए में। तो ये कुल मिलाकर के आप देख रहे हो ना, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिट उनके लिए महंगी हो गई। तो जब उनके लिए क्रेडिट महंगी हो गई, तो व्हाट दे विल डू इज दैट बैंक्स विल आल्सो इन हाउ समहाउ इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। अब बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट लेंडिंग के बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि उनको वो जो पैसा एक्स्ट्रा आरबीआई को दे रहे हैं, वो उनको कैच भी तो करना है, उनको प्रॉफिट भी तो मेंटेन करना है। तो जब कुल मिलाकर के बैंक रेट, जब आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है, तो वो कुल मिलाकर के करना क्या चाहता है, वो कुल मिलाकर के जो आपका क्रेडिट है उसको महंगा करना चाहता है, ताकि जब क्रेडिट महंगी हो जाएगी तो लोग लोन कम लेंगे, जब लोग लोन कम लेंगे तो उनके पास पैसा हाथ में कम रहेगा, अगर उनके पास पैसा हाथ में कम रहेगा तो वो कम परचेज करेंगे, और अगर कम परचेज करेंगे तो डिमांड घटेगी, अगर डिमांड घटेगी तो फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्फ्लेशन को जब कम करना रहता है, तो आरबीआई क्या करता है, इस तरीके से रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट होता है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, एससीओ टेरर मीट स्टार्ट्स। अब देखो क्या होता है, एससीओ के बारे में थोड़े से आपको फैक्ट्स बता दूं। इसको बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 15 जून 2021 को ये बना था, 15 जून 2001 में बना था। एंड एससीओ के करंटली लगभग 8, अभी 9 मेंबर हो चुके हैं, 9 मेंबर्स, लेकिन पहले 8 थे, अब 9 मेंबर हो गए। 8 कौन कौन से हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और 2021 में रिसेंटली फुल फ्लेजेड मेंबरशिप किसको मिली है, ये मिली है ईरान को। ईरान हैज गॉट बिकम अ फुल मेंबर नाउ। तो 2021 में डिसीजन वाज मेड टू स्टार्ट द एसेशन प्रोसेस ऑफ ईरान टू द एससीओ एज अ फुल मेंबर, तो वो भी स्टार्ट हो गया था, अभी लगभग होने वाला है ये प्रोसेस। तो 9th मेंबर के रूप में ईरान को इंक्लूड किया गया है, ये याद रखिएगा, 9th मेंबर के रूप में ईरान को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इसके कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जिसमें आपका अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया आता है। अब ईरान तो फुल मेंबर में आ गया। और डायलॉग पार्टनर्स में इनके आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, और अब इजिप्ट और कतर को भी इंक्लूड किया गया है। इजिप्ट, कतर एंड सऊदी को भी इंक्लूड किया गया है डायलॉग पार्टनर्स के रूप में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो बता दूं। इसके अलावा एससीओ का एक एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसको हम रैट्स बोलते हैं, RATS, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स बोलते हैं
को। तो ये आपका SEO का ही एक मैकेनिज्म है। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज देयर। अगली न्यूज़ है पार्टीज वरी ओवर वाराणसी कोर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली कल आपको पता होगा कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है आपके काशी विश्वनाथ के बिल्कुल साइड में ये है, एंड ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स है वाराणसी में। वहाँ पे एक कल सर्वे हो रहा था जहाँ पे एक शिवलिंग मिला, या जो भी जैसा भी था, दैट वाज अ शिवलिंग, एंड वो उनको मिला। तो ऐसे में क्या है कि वाराणसी की जो कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया फॉर क्लोजिंग दैट पार्ट, है ना, उस पार्ट को क्लोज करने के लिए वो। तो अब ये कहा जा रहा है कि दिस इज एन वायलेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है? इट प्रोहिबिट्स द इंटरवेंशन इन एनी रिलीजियस प्लेस विद एक्सेप्शन ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। तो जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के इसके अलावा बाकी किसी भी जगह में इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंडेट क्या करता है? इट मैंडेट्स दैट द कैरेक्टर ऑफ ऑल द रिलीजियस places of worship should be maintained as it was on 15th August 1947 and no suit or proceeding shall lie in court of law with respect to the character of a place of worship। तो जो places of worship act 1991 है वो कहता है कि भैया जो अगर कोई चीज़ टेम्पल थी 15 अगस्त 1947 को तो वो हमेशा टेम्पल ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मॉस्क थी 15 अगस्त 1947 को तो वो मॉस्क ही रहेगी। दिस इज व्हाट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेज कि आप उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था वही स्ट्रक्चर, वही इसका रहना चाहिए। दिस इज व्हाट द लॉ सेज इन आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो अभी रिसेंटली वाराणसी कोर्ट ने मैंडेट किया है अथॉरिटीज़ को टू सील द एरिया ऑफ द मॉस्क कॉम्प्लेक्स। तो ये कहा जा रहा है कि भैया कोर्ट्स इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, ऐसे में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड बाय दी अदर्स, ठीक है ना। रामनाथ कोविंद जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जमैका। तो याद रखिएगा ही इज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जमैका। फोर्टिफाइड राइस के रिस्क क्या क्या है वो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी रिसेंटली आशा किसान यानी कि जो आपका अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा है, अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर और किसान स्वराज जो है, उन दोनों ने बेसिकली रिसर्च किया, कैंपेन किया झारखंड रीजन में, और वहाँ पे ये पता चला कि PDS सिस्टम में बिना किसी इंफॉर्मेशन के फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है लेकिन उसके रिस्क एसोसिएटेड जो रिस्क है वो नहीं बताए जा रहे हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं जो कि हो सकते हैं लोगों को बाय ईटिंग दैट राइस, लेकिन इसके बारे में लोगों को सूचना दी नहीं जा रही है। और तो ऑथर का कहना है कि राइट टू इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट वंस फूड इज अ बेसिक राइट। इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए, मतलब किसी को भी आप कुछ दे रहे हो तो उसको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि उसमें क्या है क्या नहीं है, और वो क्या उसके पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो ये आपको बताना चाहिए था। बता दूं पहले आपको, जो सिकल सेल एनीमिया होती है, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज होती हैं, जो आरबीसीज आपकी होती हैं वो ऐसे इस तरीके की हो जाती हैं, इस तरह से सिकल सेल टाइप की। सिकल यानी हसिया होता है ना, जो लोग इधर बघेलखंड रीजन के हैं उनको पता होगा हसिया क्या होती है। तो सिकल सेल जो एनीमिया है उसमें आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस शेप की हो जाती हैं, इस तरीके से सिकल के शेप की हो जाती हैं। ये चांद का शेप नहीं है, सिकल का शेप होता है, आपने देखा होगा ना, इस तरीके से होता है। जो सब्जी उब्जी काटते हैं गाँव में आज भी लोग उसको इस तरह से उसके ऊपर एक पकड़ने का रहता है ना, यहाँ पे आप उसको पैर लगा करके यहाँ पैर से ही दबाते हैं इसको, इस पोर्शन पे, और यहाँ से सब्जी कटती है ना। तो उसी तरीके से आरबीसीज इस तरीके की गलत शेप की हो जाती हैं, सिकल शेप की हो जाती है, और फिर ये दूसरी आरबीसीज को कट करने लगती है ना, दे स्टार्ट कटिंग द डिफरेंट, है ना। तो दीज सेल द सेल्स डाई अर्ली, तो इससे क्या उनकी लाइफ साइकिल कम हो जाती है, एंड दे डाई अर्ली लीविंग अ शॉर्टेज ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगी, एंड दे कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो कॉजिंग पेन। तो सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं उसको, ये ब्लॉक कर लेते हैं ब्लड को और फिर पेन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो आपका थैलेसीमिया है तो इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें कि लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जब आपकी बॉडी में लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हो जाए, मतलब आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग जो प्रोटीन उसकी मात्रा कम हो जाए, तो थैलेसीमिया नाम की बीमारी बोलते हैं इसको। दैट इज रिलेटेड टू ब्लड एंड हीमोग्लोबिन एंड ऑल, है ना। तो बॉडी में जब फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स, बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जुड़ा हुआ है,
तो ये आपका बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. फ्रांस सेट टू गेट इट्स फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इन 3 डिकेड्स. फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि जो लेबर मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न है, शी विल बी द प्राइम मिनिस्टर टू लीड हिज एम्बिशियस रिफॉर्म प्लान्स. तो एलिजाबेथ बॉर्न विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस and she is the first women to be inducted into the French government in over 30 years. पिछले 30 साल में पहली बार है कि एक विमेन जो है वो लीड करने वाली हैं फ्रांस में. तो दैट इज अ गुड थिंग. आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल पार्ट में. पहला एडिटोरियल देखते हैं जो कि है अ वॉर दैट इज श्रिंकिंग इंडियाज जियोपॉलिटिकल ऑप्शन. तो यहाँ पे जब ऑथर ने बात की है वो यूक्रेन और रशिया के वॉर की है, प्लस इंडिया के पास क्या क्या चॉइसेस हैं उसकी बात की है, और इंडिया के पास चॉइसेस कैसे लिमिटेड होती जा रही हैं. देखो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि यूक्रेन रशिया का जब वॉर शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी चॉइस थी हमारे पास रशिया, क्योंकि रशिया के साथ हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और कुछ रीजंस ऑथर ने दिए कि क्यों हम रशिया का फेवर कर रहे हैं. तो यहाँ पे लेट्स सी दैट. सबसे पहला ऑथर ने कहा कि रशिया इज़ अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एंड यहाँ पे रशिया जो है वो की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. 3 रीजन दिए. रशिया एज अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू इंडिया फॉर बैलेंसिंग पर्पसेस. Arguably into the 3rd month of its Ukraine invasion, Moscow is more dependent on India today than other way around. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि यूक्रेन वॉर के बाद जो हुआ है, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो कम अवेलेबल हैं, है ना. क्यों? क्योंकि आज जो है रशिया की जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गई है ना. इंडिया का सपोर्ट रशिया को और ज़्यादा चाहिए, और ऑब्वियसली बात है रशिया ने चूंकि हमारा सपोर्ट किया है टाइम्स पे, तो वी आर इन सॉर्ट ऑफ वे पेइंग बैक कह रहे हैं हम एक तरीके से. दूसरा, रशिया sudden absence from the Asian balance of power equation has further enhanced Chinese. अब हम देखो क्यों रशिया के साथ इन्वॉल्व है, इसका रीजन ये भी है कि रशिया जब तक था, देखो रशिया थोड़ा बहुत कुछ भी ना हो लेकिन रशिया का नाम ही काफ़ी, बोलते ना अंबुजा सीमेंट नाम ही काफ़ी है, वैसे रशिया का भी नाम काफ़ी होता है. तो रशिया का अगर सपोर्ट रहता तो हो सकता है जैसे चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, वो थोड़ा अपने उसमें रहते, लिमिट में रहते, औकात में रहते जिसको कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जैसे ही बैलेंस से रशिया गायब हुआ, वहाँ पर दूसरे ये जो बरसाती मेढक होते हैं फुदकने लगते हैं. तो ये चाइना और पाकिस्तान में बरसाती मेढक हैं जो कि फुदक रहे हैं अब काफ़ी ज़्यादा. तीसरा अगर देखें यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न पार्टनर्स को देखें तो दे आर इंटरेस्टेड इन यूक्रेन थिएटर टुडे, एंड देयर फोकस इज वेरी लेस ऑन द चाइनीज़, है ना. तो चाइनीज़ के ऊपर उनका फोकस कम हो गया, यूक्रेन के ऊपर ज़्यादा हो गया है. तो ऐसे में इंडिया भी चाहता है कि भाई इंडिया तो अपना बेनिफिट सोचेगा ना. इंडिया को लगता है कि भाई अगर हम चाइना के साथ तो हम कुछ भी करते रहे, चाइना हमारा दोस्त बनेगा नहीं. हमने तो हिंदी चीनी भाई भाई करके अपने यहाँ शक्कर को चीनी बोल करके सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ हमको मिल तो रहा नहीं है ना चाइना से. तो फाइनली हमको कहाँ रशिया के पास जाना पड़ेगा. तो दैट इज द थिंग विच से इंडिया के पास चॉइसेस कम है. फिर ऑथर ने थोड़ा हाईलाइट किया चाइना के चैलेंज को, बढ़ता हुआ जो चाइनीज चैलेंज है. वही जो पॉइंट मैंने बताया कि रशिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है जो कि काउंटर कर सकता था चाइनीज़ को, और किया भी है कई बार उन्होंने बातों के थ्रू, इसके थ्रू. तो ऑथर ने वही कहा कि भैया देखो अब हमको एक्सप्लॉइट करना चाहिए. जो रशिया के टाइज चाइना के साथ अच्छे हैं, बहुत अच्छे ना भी हो तो भी रशिया और चाइना इन्वॉल्व तो हैं ही, है ना. तो हमको अब ये बेनिफिट उठाना चाहिए कि हम रशिया के माध्यम से, चूँकि रशिया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो रशिया के माध्यम से अब ज़रूरी है कि हम उसका यूज़ करें, और रशिया का यूज़ करके हम चाइना को ये कहें कि भैया इस तरीके का जो आपका जो एग्रेशन है उसको आप अपने उसमें रखो, लिमिट में रखो, और एग्रेशन मत दिखाओ इंडिया को. दैट इज़ व्हाट इट से. इसके अलावा कश्मीर में जो शांति है ना, कश्मीर में जो शांति है उसको भी हम कंसोलिडेट करें, ज़्यादा बेटर है. वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस. वही उन्हीं ऑप्शंस की बात ऑथर कह रहा है. क्या है देखो यूएसए से भी हम थोड़ा थोड़ा दूर हुए हैं बिकॉज ऑफ द रशिया चैलेंज, है ना. रशिया चैलेंज के कारण यूएसए से भी हम थोड़ा दूर हो रहे हैं. तो हमको कोशिश करना है कि बैलेंस तो हम हर फ्रंट में बनाएं, बट जो हमारे बिल्कुल सबसे बड़े इशूज़ हैं, जैसे कोर इशूज़ कश्मीर का है, कोर इशू हमारा चाइना का इंसर्जेंसी रोकनी है, तो इन सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करें. दैट इज़ वॉट द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल. ऑप्शन ज़रूर हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन वी हैव टू गो थ्रू दैट. द टेक्निकल हायर एजुकेशन मार्केट डाइसेक्टेड. अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है टेक्निकल हायर एजुकेशन की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप सप्लाई देखें हायर एजुकेशन में, सप्लाई अगर आप देखें तो सप्लाई लगभग 40 लाख के आसपास है, 40 लाख के आसपास है. वहीं पे 32 लाख के आसपास है, 32.8 लाख के आसपास स्टूडेंट्स की सप्लाई, मतलब सीट्स हैं अवेलेबल प्राइवेट और गवर्नमेंट को अगर मिला दें, जिसमें जो हाई क्वालिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें लगभग 40,000 सीट्स ही हैं.
और वहीं पे प्राइवेट बाकी की लगभग 32 लाख सीट्स प्राइवेट की हैं। दूसरी ऑथर ने बात कही कि जो डिमांड है वो लगभग 20 लाख के स्टूडेंट्स की हैं। तो अगर आप देखो तो देयर इज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, जहाँ पे सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा है कि जो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है वो सबसे पहली बात तो है कि स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है, स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है, AICTE प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम स्टूडेंट टीचर रेशियो जो कि 7.5 to 20 होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड लेवल ऑफ प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन ऑन द डोमेन, ठीक है ना। तो बहुत कम ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बेसिकली एडमिट कर पाते हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है जहाँ पे प्रॉपर हो, है ना। तो लगभग अगर आप देखो तो स्टूडेंट टीचर रेशियो जो रहा है वो लगभग 5.5% हो चुका है, 5.5 से 3 के बीच में आसपास आ गया है ना। तो अब आप देखो जो कि 7.5 to 20 था स्टूडेंट टीचर रेशियो, वो कितना गिर के आ गया है 5.5 to 3.0, ठीक है। तो वहीं पे लो STR जो है, अगर आपको देखो अब क्या लगेगा भाई, आपको लगेगा कि जो STR अगर कम है, स्टूडेंट टीचर रेशियो कम है, मतलब कि क्वालिटी इंप्रूव्ड है ना। अब आप देखो मतलब अगर समझ करो 100 लोगों पे 10 टीचर हैं तो मतलब कितना स्टूडेंट टीचर रेशियो हो गया, 10 हो गया। बट वहीं 100 लोगों पे सपोज करो 50 टीचर है तो मतलब 2 हो गया स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो कम वाला स्टूडेंट टीचर रेशियो ज़्यादा बेटर आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो 100 लोगों पे 50 टीचर हैं, मतलब एक टीचर को एक स्टूडेंट को दो स्टूडेंट्स को एक टीचर हैंडल कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको लगा कि STR कम है तो क्वालिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्वालिटी नहीं बन रही। इसका मतलब ये हो रहा है लोअर STR कुड मीन बेटर क्वालिटी, बट इन देयर केस दिस ओनली मीन्स हायर कॉस्ट। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, उनके लिए कॉस्ट बढ़ रही है। अब इसके लिए फिर उनको कॉलेज में इकोनॉमिकली सस्टेन कर पाना जो उनका मॉडल है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सप्लाई डिमांड में इतना बड़ा मिसमैच है। डिमांड केवल 20 लाख है, सप्लाई 32 लाख है, उसमें भी स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना मतलब कम हो गया है, जिस कारण से कॉस्ट उनकी बढ़ती जा रही है। जो होना चाहिए 7.5 to 20 वो कम हो गया है। तो कम होना भी गलत है ना, कम होना भी गलत है, बहुत ज़्यादा होना भी गलत है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि ये भी एक गड़बड़ चीज़ है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है यहाँ पे रेगुलेटर को, जो रेगुलेटर है यानी कि जो AICTE हो गया, ये हो गया, कि उनको कहा कि भैया जो भी प्राइजेस डिसाइड करते हैं वो कौन डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो एक तरीके से मोनोपोली करते हैं, मोनोपोली लेकर के आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइजेस होंगे और क्या कैसे होंगे। तो ऐसे में ऑथर ने कहा कि भैया जो रेगुलेटर है वो चीज़ देखे, इसकी एक सीलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक लिमिट होनी चाहिए कि कितना प्राइस वो बढ़ा सकते हैं, कितना क्या हो सकता है। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। वेबलेन इफेक्ट वही होता है, जबकि वेबलेन इफेक्ट क्या होता है, वेबलेन गुड क्या होता है, मतलब कि जो कि लग्जूरियस गुड माना जाता है, जो कि अच्छा गुड माना जाता है। कहते हैं कि जितना महंगा उतना अच्छा, है ना, कई बार बोलते हैं। एजुकेशन में भी वही है, अगर आप अपने माँ बाप से पूछो, लिटरली मैं बचपन में एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो मैं आपको बिल्कुल पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग अब तो 20-22 साल हो गए इस बात को। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था एक दिन, तो मेरी मदर आके यही बोलती है मेरे से कि नाउ यू विल बी स्टडिंग, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल हिंदी में बोला था कि अब आपको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। तो मैं काफ़ी डर गया था, मैंने कहा यार इंग्लिश मीडियम स्कूल ये क्या है। तो उनका जो लॉजिक था, बोले कि इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है और ये बहुत अच्छा स्कूल है। मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं थी, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा थी वो उस समय। आई थिंक उसकी 400 या 500 फीस थी। वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल्स की फ़ीस उस समय 100 या मैं 100 रुपीज़ मैक्सिमम देता था मैं, 98-100 रुपीज़ लगभग फ़ीस लगती थी मेरी। तो वहाँ पे जब मैं गया जाने लगा तो उसकी 400 रुपये फ़ीस थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। मैं फॉर माई फैमिली इट वॉज टू मच। तो उन्होंने कहा इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छा स्कूल है। तो उनका पहला जो बेसिक आर्ग्यूमेंट था कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी गुड, है ना। तो ये भी एक लॉजिक है। कई बार लोगों को लगता है कि, और मेरे परिवार के जो बाकी लोग हैं मैं आपको बताऊंगा, लिटरली 80-90 रुपीज़ फीस देके पढ़ते थे। वी वर ऑल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, हम सब गवर्नमेंट स्कूल्स में थे और मैं हिंदी मीडियम में था। और इसके बाद मुझे इंग्लिश मीडियम में भेजा गया। मैं काफ़ी घबरा भी गया था कि 4th-5th में यार बीच में मैं हिंदी टू इंग्लिश में शिफ्ट कर रहा हूँ तो कहीं मेरे से बनेगी कि नहीं बनेगी, समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी डर, लेकिन हमारा जो लॉजिक रहता है वो फीस को हम कहीं ना कहीं देखते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई भी आपको न्यू पर्सन मिले वो आपको अपने बच्चे की स्कूल बताए तो वो ज़रूर बताएगा कि भाई 1 लाख फीस है इसकी, मतलब बहुत अच्छा होगा, ये 2 लाख फीस है, मतलब और अच्छा हो गया, है ना। तो दैट इज़ द प्राइसिंग, जो कि ऑथर ने कहा कि ये वेबलेन इफेक्ट जो है एजुकेशन से हटना चाहिए और थोड़ा देखना चाहिए AICTE को एज अ रेगुलेटर। ये देखना चाहिए कि फीस प्रिस्क्राइब करे कि कितनी टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है, कितनी क्या हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ ऑथर ने कही है।
फोकसिंग ऑन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छी बात की है। ऑथर ने सबसे पहले बात किया कि ग्लोबली जो है लगभग 80% वेस्ट वाटर दोबारा से इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। 80% ऑफ द वेस्ट वाटर बिकम्स पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ये ऑथर ने कहा। दूसरी चीज जो ऑथर ने कही वो ये कही कि अगर आप देखो कि अगर आप इस वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं कर रहे हो, जैसे कि इंडिया में होता है, तो लगभग 70% सीवेज जो डिस्चार्ज है वो अनट्रीटेड है इंडिया में, 70% के आसपास। वो पूरा का पूरा पानी किससे मिलेगा? जो पीने वाला पानी है, जो यूज करने वाला पानी है। इंडिया में लगभग 21% डिसीजेज जो है वो कंटामिनेटेड वाटर से होती हैं। 21% डिसीजेज इन इंडिया आर बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो सैनिटेशन है, जो हाइजीन है, जो वाटर हाइजीन है, वो हम प्रॉपर मेंटेन करके रखें, है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। अब ऑथर ने जो सजेशन दिया है बहुत ही आउट ऑफ द वर्ड, बहुत अच्छा सजेशन, आउट ऑफ द वर्ड तो नहीं क्योंकि इजी वर्ड का है, लेकिन बहुत अच्छा सजेशन दिया है। ऑथर ने सजेशन दिया कि भैया आप पब्लिक हेल्थ या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस को एक सब्जेक्ट बनाओ और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स को लेकर के आओ, उनकी आप वैकेंसी निकालो, उनकी आप भर्ती करो और एक बिल्कुल कोर्स बनाओ, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बनाओ। ऐसे में एक बॉडी बननी चाहिए ऐसे लोगों की, जो एक काडर बनना चाहिए ऐसे लोगों का जो कि केवल और केवल यही सारी चीज़ों डील कर रहे हैं। पानी को साफ रखना, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है, जो लाइफ अंडर वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है, इसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स का। हमने डॉक्टर्स की बात तो कर ली, पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स की हमने बात कर ली, हमको अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स चाहिए जो कि इस तरीके से बेटर सूटेड फॉर द जॉब, जिनको बैकग्राउंड पता हो, क्या है, कैसे है, काम करता है, ये सारी चीज़ पता हो। फिर ऑथर ने कहा कि जल जीवन मिशन आपने बनाया है जिसका एम है कि लगभग 55 लीटर पानी, 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे 2024 तक आप प्रोवाइड करना चाहते हैं टैप फैसिलिटीज के साथ, है ना। जो इंस्टॉल फंक्शनल हाउस होल्ड टैप्स इन एवरी हाउस होल्ड टैप्स को इंस्टॉल करना। एंड ऐसे में जो क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई है, तो ऑथर ने कहा कि देखो 3-4 चीज़ें आप मेक श्योर करो कि जो क्वालिटी ऑफ सप्लाई है वो इंप्रूव रहे, है ना। कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो है वो अच्छा रहे आपका, एंड उसको पानी जो आप रिलीज कर रहे हो वो ये भी आपको देखना है कि उसको ट्रीटेड वाटर रहे। ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक हेल्थ को एक प्रोफेशन बनाने की जरूरत है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स आप लेकर के आओ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, एक प्रॉपर कोर्स, फ्रेशर कोर्स लाओ, हेल्थ एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आप उनको अपडेट करो, उनका करिकुलम बनाओ। ऐसे इन चीज़ों का डिस्कशन होना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज पिच्ड फॉर द जनरेशन एंड आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल द 3 आर्टिकल्स। आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।